नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कौटिल्य क्लासेज एक बार फिर आप लोगों के लिए लेके आया है सौगात 2023 के अंदर संगणक के लिए। देखिए, संगणक भर्ती बहुत जल्द आने वाली है, अच्छे स्तर पे आने वाली है। बस बात यह है कि विद्यार्थियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए और एक अच्छा अगर समय मिल जाए, माहौल मिल जाए, तो शायद संगणक भर्ती जो है वो उनकी है। देखिए, संगणक भर्ती 2023 जो है उसमें हमें क्या क्या चीज़ें जो है डिस्कस करनी है। बच्चों के जहाँ समस्याएं आ रही हैं, विद्यार्थी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च करता है कि भाई क्या चीज़ें हमें कैसे पढ़नी है, कैसे नहीं पढ़नी है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। तो देखो, कंपटीटर के लिए सबसे अच्छी बात यही होती है कि उसे ये पता रहे कि मुझे इस सिलेबस में छोड़ना क्या है। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, अथाह सागर पड़ा है, आप लगाते रहो गोते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपटीशन क्रैक करने के लिए एक कंपटीटर की दृष्टि से अगर हम सोचें तो हमें ये होता है कि क्या पढ़ें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल, ताकि हम ज़्यादा स्कोर कर सकें। आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो चर्चा का विषय यही है कि सिलेबस जो है वो सिलेबस क्या रहेगा, और उस सिलेबस में मूल रूप से किसकी बात होगी? इकोनॉमिक्स की बात होगी। किसकी बात होगी? इकोनॉमिक्स की। इसमें सिलेबस क्या रहेगा और इकोनॉमिक्स कितने अंक की आती है और कैसे हम जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं, ये 3 मेजर पॉइंट है। तो देखो, हालांकि संगणक का जो सिलेबस है वो आप लोगों ने सबने देखा ही है, योग्यताएं आपने देख ली कि भाई उसके अंदर इकोनॉमिक सेक्टर जो है उससे संबंधित या सांख्यिकी संस्थान से संबंधित कोई डिग्री या डिप्लोमा जो है, या फिर उसका ग्रेजुएशन लेवल का, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसने आर्ट्स में, कॉमर्स में या साइंस फील्ड के अंदर उसके मैथ या इकोनॉमिक्स या स्टैटिक्स अगर रही है तो वो इस भर्ती के योग्य माना जाता है। कई बच्चे कमेंट करके पूछते हैं कि सर बीकॉम वाले, बीसीए वाले जो है इसे भर सकते हैं क्या? तो अगर आपके मैथ रही है, स्टैटिक्स रही है, इकोनॉमिक्स रही है, तो आप उसको भर सकते हैं, चाहे आप कॉमर्स के हों, चाहे आप बीसीए, बीकॉम, आपके बीए के हों, चाहे आप बीएससी के हों। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस पे। देखिए, सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, आपके इकोनॉमिक्स का, आपकी अर्थव्यवस्था का, आपकी अर्थशास्त्र का। एक जिसमें आपको पढ़ना होता है कि अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय क्या है, और वैसे भी यूट्यूब के ऊपर ये क्लास डाली हुई है, आप देख सकते हैं, फ्री डेमो था ये यूट्यूब के ऊपर। सामान्य परिचय, बहुत से बच्चों को तो यही पता नहीं होता है कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है। कहने का मतलब कि अर्थशास्त्र क्या है और अर्थव्यवस्था क्या है। फिर उसके क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, इसके प्रकार क्या क्या होते हैं, ये सामान्य चीजें। फिर अगर आप इसमें देख पा रहे हो तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों के माध्यम से, जैसे मांग पूर्ति क्या है, मांग की लोच क्या होती है, मांग का पूर्वानुमान क्या है, मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाता है, बाजार के प्रकार क्या होते हैं, राष्ट्रीय आय क्या है। कहने का मतलब कि अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को जब हम किसी क्षेत्र विशेष पे लागू करते हैं तब हम कहते हैं कि वो उसकी अर्थव्यवस्था है। अंतर समझ में आ रहा होगा आपको। हमें सिद्धांत भी पढ़ना है और उन सिद्धांतों को लागू करने के जो प्रभाव हैं वो भी पढ़ने हैं। तो इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो आपके मांग पूर्ति के नियम, मांग की लोच, मांग का पूर्वानुमान, मूल्य का निर्धारण, राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, बैंकिंग और वित्तीय समावेशन, मुद्रा क्या होती है और आर्थिक नियोजन क्या है। अब अगर इससे रिलेटेड कोई चीज जुड़ी हुई है, जैसे आर्थिक नियोजन, ठीक है, अब आर्थिक नियोजन पढ़ते हैं तो बच्चों को लगता है यार आर्थिक नियोजन में क्या पढ़े, पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ ले, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, आर्थिक नियोजन शुरू कैसे हुआ है, कहां से शुरू हुआ, बॉम्बे प्लान क्या है, ठीक है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत क्या है। फिर उसके बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास पंचवर्षीय योजनाएं कौन कौन सी हैं, पंचवर्षीय योजनाओं के मॉडल क्या हैं, क्या टारगेट रखे गए। हमने पंचवर्षीय योजनाओं में अगर कोई अंतराल आया है, जिसे हम प्लान हॉलीडे कहते हैं, तो अनवरत चल योजना, रेगुलेटिंग प्लान, वो क्या है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, आपका नीति आयोग, वित्त आयोग, ये संगठन इससे जुड़े हुए हैं, तो ये भी हमें पता होने चाहिए। तो एक तो सिलेबस का पार्ट है ये। दूसरा जो पार्ट है जिसमें आप देख पा रहे हो, संगठन ही संगठन आपको दे रखे हैं, जैसे राष्ट्रीय लेखा प्रणाली,
सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, एनएसएसओ जिसे कहा जाता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। फिर भारत के रजिस्ट्रार जनरल क्या हैं, फिर सांख्यिकी और आर्थिक विभाग क्या है, फिर नीति आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, अब ये जो जितने भी आयोग हैं, इन आयोगों की स्थापना क्या हुई, इन आयोगों की संरचना कैसी है, आयोगों का कार्य क्या है, इन्हें लाने के पीछे उद्देश्य क्या रही, क्या इनकी प्रासंगिकता है, इनके बारे में हमें अध्ययन करना है। ठीक है, अब सिलेबस पूरा आपके सामने है, जो जो टॉपिक हैं। कुछ बच्चे जो हिंदी मीडियम के हैं उनके प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई सिलेबस जो है आप थोड़ा हिंदी में बताओ, इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको अलग समस्याएं आती हैं। तो देखो, इंग्लिश मीडियम वाले हैं, सिलेबस पूरा इंग्लिश में वैसे ही आपको वेबसाइट पे मिल ही रहा है। हिंदी में अपन ने उसको यहाँ पे ट्रांसलेट करके बता दिया कि हिंदी के अंदर सिलेबस के जो पॉइंट हैं वो यही है। अब बात करते हैं कि हम तैयारी कैसे करें। तो देखो, तैयारी की बात यह है कि सबसे बड़ी बात तो होती है धैर्य, धैर्य और कंटिन्यूटी। अगर आप में निरंतरता है, धैर्य है, तो आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। अब हम कहाँ से पढ़ें, ये मैटर हमको कहाँ से मिलेगा। तो बच्चे क्या करते हैं, गाइड पे फोकस करते हैं, जो भी गाइड होती है वो उठा लाते हैं। लेकिन नहीं, गाइड से सिर्फ और सिर्फ आप 30% पोर्शन जो है वो कवर कर सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं। किससे? गाइड से। आपको पढ़नी पड़ती है पुस्तकें। अब आपको साहब पुस्तकें कौन सी पढ़ें, तो देखो, पुस्तकों की अगर हम बात करें तो 11th और 12th इसकी या तो एनसीईआरटी हो, और एनसीईआरटी अगर पुरानी वाली हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं नई वाली एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। किस लेवल की पढ़नी है? 11th और 12th क्लास की पढ़नी है। और 11th और 12th क्लास की ही आरबीएससी जो है, राजस्थान स्टेट बोर्ड, आरबीएससी, इसकी बुक, ये भी अगर पुरानी वाली हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नई तो आपको पढ़नी पड़नी है। इसके अलावा जो भी आपके ग्रेजुएशन लेवल के अंदर जो आपने चाहे बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, उनसे संबंधित, और खास तौर से अगर आप देखोगे तो या तो बीकॉम वाला पार्ट जिन बच्चों ने पढ़ा है, या बीए वाला पोर्शन जिन बच्चों ने पढ़ा है इकोनॉमिक्स के लिए, तो इकोनॉमिक्स के लिए आपकी जो भी बीए या बीकॉम में जो पुस्तकें चलती थी ग्रेजुएशन लेवल की, वो चीजें आपको पढ़नी है। अब ये पुस्तकें अलग अलग राइटरों की हैं, आप अलग अलग राइटर जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आए वही आप पढ़ सकते हो, बाकी तो हर कोई तो आप नहीं पढ़ पाओगे। जैसे कई बच्चे होते हैं तो लक्ष्मी नारायण नाथुराम का पढ़ लेते हैं, कई बच्चे जो हैं रमेश सिंह को पढ़ लेते हैं, वो उन पर डिपेंड करता है कि उनको लैंग्वेज किसकी समझ में आ रही है। ठीक है, ये तो है आपका कि भाई हमें पढ़ना क्या होता है। तो मेन फोकस, मेन टारगेट जो है वो तो आप इसी पे रखना कि 11th की और 12th की एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो बुकें हैं वो आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं आपको एक दिखा देता हूं झलक उस पुस्तक की, एक मिनट आप रुकना, मैं किताब लाता हूं। देखिए, ये पुस्तकें चला करती थी, आपने देखा होगा, बहुत पुरानी पुस्तकें हैं, ये राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें हैं, लगभग 2007-8 तक ये चलती थी, उसके बाद में तो ये बंद हो गई, ये वाली। अब इनमें अगर आप सिलेबस को देखोगे, बहुत पुरानी है, संभाल के रखनी पड़ती हैं इनको। अगर आप सिलेबस को देखोगे, सारणी अगर आप निकालोगे, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने होंगी, जैसे अर्थव्यवस्था के तत्व वगैरह क्या हैं, आर्थिक नियोजन क्या है, औद्योगिक विकास, विदेश पूंजी वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब यहाँ पे जो आपकी प्राथमिक आर्थिक अवधारणाएं हैं अर्थव्यवस्था की, उसके सिलेबस को अगर आप देखते हैं तो इसमें देखो सारी चीज़ें दी हुई हैं कि सांख्यिकी का अर्थ महत्व क्या है, आंकड़े संकलन क्या होते हैं, सांख्यिकी में माध्य और अपकीकरण के मापन क्या है, मुद्रा क्या है, उपभोग उपयोगिता क्या है, बाजार क्या है, मुद्रा के प्रकार क्या है, सार्वजनिक आय तत्व क्या होते हैं, ये सारी मांग की लोच वगैरह सारी चीजें इसके अंदर उपस्थित है। कौटिल्य बेहतर क्यों है, कौटिल्य आपको क्या विशेष देता है, तो देखो
जहां से पेपर बनाया जाता है, जो पेपर बनाते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, वो मुख्यतः क्या करेगी, ऑथोराइज जो बॉडी है उसको या उससे संबंधित जो भी पुस्तकें होती हैं, जो उसका कंटेंट होता है, वो उसको टारगेट करता है। तो हमारा जो भी बोर्ड है, एजुकेशन जो बोर्ड है या सेंट्रल का जो एजुकेशन बोर्ड है, उनकी जो पुस्तकें हैं, उनमें जो चीजें बताई गई हैं, जो चीजें उनमें उल्लेखित की गई हैं, तो हम उनको ये कह सकते हैं कि ये प्रमाणिक हैं सत्यता के ऊपर। इनमें अगर कोई गलती होगी तो सरकार ने कहीं ना कहीं उसे पहले से ही छाना होगा और उसका क्लियरिफिकेशन जो है उन्होंने लिया होगा, उसके बाद ही उसे सिलेबस में डाला होगा। तो अगर कहीं गलत हो भी जाता है या अगर कहीं हम ऑब्जेक्शन लगाने का प्रयास भी करते हैं तो हम उनको आधार मान सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अप्रूवल है किसी न किसी वैधानिक संस्था के द्वारा। ठीक है, तो पढ़ना एक ही है। अब सबसे बड़ी बात कि साहब इकोनॉमिक्स कितने प्रश्न आएंगे, तो देखो प्रश्नों की जो संख्या है, प्रश्न की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में से प्रश्न आ रहे हैं लगभग 15 से 20। कहने का 15 से 20 प्रश्न जो हैं वो आपको दिखाई देंगे किसके अंदर, आपके पेपर के अंदर। अब ये 15 से 20 प्रश्न ये हम कैसे कवर करें, सिलेबस आपके सामने है। अब उस सिलेबस में 15 से 20 नंबर आपको अगर कवर करने हैं तो सिलेबस लग छोटा सा रहा है, लेकिन सिलेबस है अच्छा खासा। उसके लिए आपको सटीक पॉइंट टू पॉइंट अगर आप अध्ययन करते हो तो ये दावा है कि 15 से 20 प्रश्न जो हैं, इन 15 से 20 प्रश्नों में अगर आप टारगेट ले लेते हो कि भाई मैं 13 प्रश्न या 15 प्रश्न तक मैं पहुंचूं, तो एक अच्छा, आप ये कह सकते हो कि एक अचीवमेंट है कि हाँ इतना कंपटीशन एग्जाम के अंदर मैंने इसको किया है, और ये एक बेहतर स्थिति होती है। ऐप के ऊपर जो भी बच्चे आना चाहते हैं पढ़ने के लिए, उन बच्चों के लिए फीस जो रखी गई है वो रखी गई है मात्र 1200 रुपए, जिसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, ई नोट्स मिलेंगे। ये पूरा का पूरा कोर्स जो है वो आपके एग्जाम तक वैलिड रहेगा। आप कितनी बार भी वीडियो देख सकते हैं, आप अपने नोट्स बना सकते हैं। पूरे क्लास से जो लाइव क्लासें चलती हैं उनमें नोट्स अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाया जाता है। बेहतर क्वालिटी के अंदर बेहतर कंटेंट आपको सारे अवेलेबल मिलेंगे। जो जो बच्चे हैं उनको शायद पता ही होगा, क्योंकि जो वो पढ़ रहे हैं उनको सबको पता है कि आज के दिन ऐप पे जो क्लासें चल रही हैं उन ऐप की क्लासों में कितना मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। कहने का मतलब कि जिस भी टॉपिक को शुरू किया गया है उस टॉपिक का 0 से लेकर अप टू 100 जो है वो हम कवर करने का प्रयास करते हैं। कहां से, 0 से 100 तक। समय लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। मेहनत आपकी खुद की होगी। कौटिल्य आपके साथ में सिर्फ आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जो बच्चे ऑनलाइन हैं उनसे, लेकिन उनकी समस्या हमारी समस्या है, पूरा निस्तारण किया जाता है। आपको नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं ये कौटिल्य क्लासेस के ऑनलाइन कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप इन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या है आप उसे यहाँ पे दर्ज करवाएंगे। जितना जल्दी हो सकेगा, हाउ पॉसिबल, जो टाइम लगेगा उसके अंदर आपके समस्या का समाधान करके तुरंत प्रभाव से आपको जो है रिलीफ दे दिया जाता है। तो आप जुड़े रहें कौटिल्य के साथ में, और जो भी चीज़ें हैं, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। सिलेबस आपके सामने है। कोर्स की फीस जो है वो 1200 रुपए है, टिल एग्जाम तक है, एग्जाम के दिन तक है। संपूर्ण कोर्स जो है वो आपको इसमें करवाया जाएगा, एक एक पॉइंट, और एक एक पॉइंट से रिलेटेड अगर कोई पॉइंट है जो सिलेबस में उल्लेखित नहीं है वो चीज भी आपको करवाई जाएगी। इसका सिंपल सा उदाहरण मैंने आपको बताया कि अगर आर्थिक नियोजन लिखा हुआ है तो आर्थिक नियोजन में काम करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं, सरकार का योगदान क्या है, वो तक करवाया गया है। तो आपके बेहतर भविष्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम यही कहेंगे, जुड़े कौटिल्य से, एक बार आप सेवा लें कौटिल्य की। हम लोग आपकी सेवा में तत्पर हैं, तत्पर रहेंगे, और जितना बेहतर हो सकेगा आप लोगों के भविष्य के लिए, आपकी सफलता के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, और कामना करते हैं कि आप लोग सफल हों, ताकि आप
जो भी आगे जुड़े बच्चों से तो आप उनको बताएं कि मैंने उस प्लेटफॉर्म से तैयारी की थी और मुझे ये मटेरियल जो है वहाँ से मिला और ये चीज़ें मैं वहाँ जाके सीख के आया हूँ या मैंने वहाँ से सीखा है। तो आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि मुझे अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो मुझे मेरा फाउंडेशन क्लियर करना है, और फाउंडेशन हमेशा क्लियर होता है एनसीईआरटी या जो भी आपके बोर्ड की पुस्तकें जो होती हैं उनसे। और राजस्थान में आरबीएससी की पुस्तकें हल्की नहीं हैं, बहुत बेहतर हुआ करती थी। अब चलन हो गया कि वो बंद हो गई हैं, उपलब्ध नहीं हो पाती। जिनके पास उपलब्ध हैं वो जानते हैं उसकी महत्वता। और एनसीईआरटी भी अब नए फॉर्मेट में आ गई। जो पुराना फॉर्मेट था वो अगर आप देखोगे तो वो तो और भी क्लासिक बहुत बेहतरीन हुआ करता था। तो जिनके पास अवेलेबल है वो समझ सकते हैं उसकी महत्वता को। और कौटिल्य में आप अगर देखोगे तो गाइड का कहीं कोई प्रयोग नहीं किया जाता है पढ़ाने के मामले में। सारा मटेरियल जो है वो थ्योरी जो बुक होती हैं उनसे लिया जाता है और उन्हीं को आप लोगों को क्लास के अंदर जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। टोटल फैकल्टी जो है आपको एक्सपीरियंस फैकल्टियाँ मिलेंगी। हर फैकल्टी अपने अपने फील्ड के अंदर जो है एक्सपर्ट मिलेगी, धुरंधर मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी के साथ में मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। जुड़े कौटिल्य से, सारी चीज़ें आपके सामने हैं और सिलेबस जो है ये आपके सामने पड़ा है। ये सेकंड पार्ट है, इकोनॉमिक्स के सिलेबस का बी पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है वो आपके सामने है। ये वाला चीज़ें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप लोगों को क्लियर होता जाएगा कि ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, ये हमारे सामने कवर हो गया है। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द। आप लोगों से ऐप पे मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू।